यूपीएससी के टॉपर्स की एक बात कॉमन होती है कि उन्हें यह पता होता है कि कहां से क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, और कहां पढ़ना है और कितना पढ़ना में ही एक एस्पिरेंट से टॉपर बनने का रास्ता छुपा हुआ है। जब आप कोचिंग सर्च करते हो, लेक्चर्स देखते हो, उसमें एक ही चीज की कमी होती है कि आपको यह कभी नहीं बताया जाता कि क्या पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। आज हम लोग बात करेंगे यूपीएससी के वन ऑफ द मोस्ट टेकन ऑप्शनल के बारे में। भाई 500 नंबर होते हैं मेंस के अंदर, तो अगर आपने ऑप्शनल के पेपर को मिस किया तो आप मेंस से इंटरव्यू तक की गाड़ी भी साथ साथ मिस कर सकते हैं। तो सोशियोलॉजी अगर आपका ऑप्शनल है, अगर आपने ये सोचा है कि मेरे को सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेना है, तो आज वो दिन है जहां आप ये समझ पाओगे कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल में ऐसी क्या खास बातें हैं और आपको कहां से कितना पढ़ना है। ये मैंने आप लोगों के लिए पेपर नंबर 1, सोशियोलॉजी के पेपर नंबर 1 की एक माइक्रो लिस्टिंग तैयार करी है, जिसके अंदर मैं आपको हर एक टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं कि इस टॉपिक के अंदर आपको कौन कौन सी चीजें कवर अप करनी है। एक और चीज, इस सेक्शन को, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में सोशियोलॉजी ऑप्शनल लिख देना। जब आप लिखोगे तो मैं आपको के कमेंट के नीचे एक टेलीग्राम का लिंक दूंगा, जिसमें आप और सोशियोलॉजी के बच्चों से मिल सकते हो, बात कर सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो। आपको सोशियोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स उस टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएंगी, एज वेल एज जो सिलेबस की पीडीएफ है वो भी यहां पे ही आपको अवेलेबल मिलेगी। दोस्तों, ऐसे समझो कि हम लोग हर यूनिट को डिकोड कर रहे हैं। किस यूनिट में कौन से कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल होना है, किस यूनिट में कौन से थिंकर का इस्तेमाल होना है, कौन सी थ्योरीज, कौन से एग्जाम्पल, कौन से पीवाईक्यू, सब कुछ। तो ये छोटी सी वीडियो, अगर आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है तो ये आपके लिए एक माइंड मैप वीडियो है, जिससे आप अपने आंसर राइटिंग भी एनहांस कर पाओगे और सिलेबस को अंडरस्टैंड कर भी पाओगे। लेट्स बिगिन दिस, शुरू करते हैं। जब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने बैठते हो तो सबसे पहला सवाल आता है कि वो सब्जेक्ट का जन्म कहां से हुआ। भाई एक सब्जेक्ट जो है, आप ये मान के चलो कि एक सब्जेक्ट एक छोटे बच्चे की तरह है, और सोशियोलॉजी का पेपर नंबर 1 उस बच्चे के जवान होने की और फिर धीरे धीरे उसके बुढ़े होने की एक कहानी है जो लिखी जा रही है। यूनिट 1 बात करता है सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन के बारे में। देखो, अगर मैं टाइमलाइन के बारे में बात करूं तो आप ऐसे समझो कि हम ये पूछ रहे हैं कि सोशियोलॉजी आया क्यों। वी आर आस्किंग वाई। ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि सोशियोलॉजी का जन्म हुआ। और हमेशा किसी भी चीज का जन्म होगा उससे पहले एक कियोटिक सिचुएशन होगी, एक कियोस होगा। तो आप ये मान के चलो कि दुनिया में कियोस था, एक कियोटिक सिचुएशन थी। जो अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग रिलीजियंस हैं, दे वर ब्रेकिंग डाउन। धर्म टूट रहे थे, डेमोक्रेसी धीरे धीरे आ रही थी, मशीन्स इंसानों की जगह ले रही थी। जैसे आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों की भी जगह ले रहा है, उसी तरीके से मशीन्स आ रही थी, और जो मशीन्स इंसानों की जगह ले रही थी। और उस समय पे जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो थिंकर्स थे, उन्होंने सोचा कि भाई इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सोच विचार करते हैं। थिंकर्स ने उस बदलते समाज को समझना शुरू किया, और उस बदलते समाज को देखते देखते एक नए विषय, एक नए सब्जेक्ट का जन्म हो गया, जिसको मैं और आप सोशियोलॉजी के नाम से जानते हैं। असलियत में एनलाइटनमेंट gave us reasons
फ्रेंच रिवॉल्यूशन gave us political change. Industrial revolution gave us economic restructuring. और इन तीनों चीजों की वजह से एनलाइटनमेंट ने आपको कारण दिया, रीजन दिया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने आपको पॉलिटिकल चेंजेस दिए, एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने आपको इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग दी। और इन तीनों चीजों को जिनको हम लोग सोशल साइंटिस्ट कह सकते हैं, उन्होंने समझना शुरू किया और आप लोगों के लिए एक सब्जेक्ट बनाना स्टार्ट किया। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं? वी लुक एट द इमर्जेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। एनलाइटनमेंट, फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। क्योंकि इन तीनों के अलग अलग कारणों की वजह से कहीं ना कहीं इन तीनों ने ही आपको मेजरली कुछ रीजंस देने स्टार्ट किए, कुछ कारण देने स्टार्ट किए, जिसकी वजह से साइंटिफिक थिंकिंग और रैशनैलिटी डेवलप होने लगी। देखो, आपको कोई भी चीज़ आज के समय में समझने के लिए उससे पहले के समाज को समझना पड़ेगा। तो सोशियोलॉजी के अंदर हम लोग शुरू से आखिर तक सारे समाज को समझते हैं कि कैसे इवोल्यूशन हुआ है। आप जब उस इवोल्यूशन को समझते हो तो आपको एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि पहले एक ही सवाल आएगा, वो है वाई। और जब आप सवालों के जवाब पूछते चले जाओगे तो आपके दिमाग में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो जाएगा और आप रैशनैलिटी की तरफ आगे बढ़ जाओगे। दोस्तों, अर्बनाइजेशन एंड कैपिटलिज्म कैटलिस्ट बने फॉर सोशियोलॉजिकल थॉट्स। क्योंकि जब अर्बनाइजेशन चालू हुआ, जब कैपिटलिज्म चालू हुआ, तो धीरे धीरे देखो दो समाज में हम डिवाइड हो गए। ऐसा क्यों? ये समझो कि आपके पेरेंट्स और आपके बीच में जो जनरेशनल गैप है, उस जनरेशनल गैप की वजह से कभी कभार कियोटिक सिचुएशन पैदा हो जाती है। वो आपको अपने एक्सपीरियंसेस, अपने ज़माने के हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे। आप चीज़ों को अपने हिसाब से समझने की कोशिश करोगे। जब वो अपने हिसाब से समझा रहे हैं, आप अपने हिसाब से समझने की कोशिश कर रहे हो, इस बीच हुआ क्या कि दोनों के बीच में एक कियोटिक सिचुएशन पैदा हो जाएगी। बदलता हुआ समाज, कैपिटलिज्म ने कैटलिस्ट की तरह ऐड ऑन किया। जो सोशियोलॉजिकल थिंकर्स थे वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने लगे, बदलते समाज को समझने की कोशिश करने लगे। और यहाँ से एक और सब चैप्टर आता है, अर्बनाइजेशन एंड कैपिटलिज्म एज कैटलिस्ट फॉर सोशियोलॉजिकल थॉट्स। अब भाई, हम इसके बाद ये सोचना चालू करते हैं कि व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। सब्जेक्ट मैटर का मतलब कि आपको सोशियोलॉजी के अंदर क्या पढ़ना है, कितनी चीजें पढ़नी है और उन चीजों को कैसे पढ़ना है। ठीक है? क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, वो हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी में। एक सब्जेक्ट का नेचर क्या है, उस सब्जेक्ट का स्कोप क्या है। स्कोप मतलब हम किन किन दायरों में, किन किन जगहों पर इस सब्जेक्ट की एप्लीकेशन ढूंढ सकते हैं। और वो एप्लीकेशन ही इसके सब चैप्टर में लिखी है, दैट इज सोशियोलॉजी एज द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप, इंस्टीट्यूशंस, पैटर्न एंड डिफरेंट प्रोसेसेस। चैप्टर नंबर 3 अंडर द यूनिट नंबर 1 के अंदर हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, वी वांट टू अंडरस्टैंड कि जब सोशियोलॉजी का जन्म हुआ तो और भी सब्जेक्ट्स मौजूद थे। मेजरली आपका सिलेबस हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी के ऊपर फोकस करता है। बट आप जब पढ़ाई करते हो, या मान लो हम सोशियोलॉजी के जब ऑप्शनल पढ़ाते हैं, तो हम उसके अंदर और भी सब्जेक्ट्स को लिंक करने की कोशिश करते हैं। देखो, हम अगर भारत के बारे में बात करें, हम भारत को बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी।
दोस्तों ये समझो वैसे ही सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी एक संगम है सारे सब्जेक्ट्स का, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जितने भी आपके सामने सब्जेक्ट्स आप इमेजिन कर सकते हो, कहीं ना कहीं उन सब का इन्फ्लुएंस आपको सोशियोलॉजी पे देखने को मिलता है। अगर मैं सिर्फ हिस्ट्री के बारे में बात करूं तो आप ये समझो कि हिस्ट्री गिव्स फैक्ट्स। हिस्ट्री क्या देता है हमको? हिस्ट्री गिव्स अस फैक्ट्स। हिस्ट्री मुझे फैक्ट्स देती है और सोशियोलॉजी ये पूछता है कि व्हाई दीज फैक्ट्स एग्जिस्ट। जो फैक्ट आप मुझे बता रहे हो वो क्यों हुआ? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? पॉलिटिकल साइंस स्टडीज स्टेट, इट स्टडीज पावर, इट स्टडीज स्टेट, इट स्टडीज द लेजिटिमेसी। Sociology studies how this power, state and legitimacy impacts society. ये समाज को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। एंथ्रोपोलॉजी में अक्सर हम लोग ट्राइब्स की स्टडी करते हैं, बट सोशियोलॉजी कंपेयर्स दीज ट्राइब विद मॉडर्निटी। चीजों में जब बदलाव आया, हम लोग एक मॉडर्न सोसाइटी की तरफ आगे बढ़े, वी टॉक रिगार्डिंग मॉडर्निटी कि कैसे समाज बदला, समाज में क्या क्या नई नई चीजें आई। सिमिलरली विथ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी स्टडीज द बिहेवियर, सोशियोलॉजी स्टडीज द बिहेवियर इंपैक्टिंग द सोसाइटी। तो हम लोग सोशियोलॉजी के जब कंपेयर करते हैं बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ, तो हम ये समझते हैं कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स का इन्फ्लुएंस कैसा रहा। मूविंग ऑन, हमको ये समझना पड़ेगा कि सोशियोलॉजी का कैरेक्टर कैसा है। क्या सोशियोलॉजी में एम्पेरिकल डेटा भी है या सिर्फ थ्योरेटिकल है? लेट मी टेल यू, ये हम लोग दोनों चीजें इंक्लूड करते हैं। पहले सब ये समझते थे कि सोशियोलॉजी इज जस्ट अ थ्योरी विदाउट एनी प्रूफ, बट सोशियोलॉजी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज चालू हुई, वो थी डेटा कलेक्शन। और जब हम लोग अलग अलग डेटा, अलग अलग थिंकर्स कलेक्ट करने लगे, रिसर्च करने लगे, इन सीटू एक्स सीटू रिसर्च करने लगे, तो हमको वैल्यू एडिशन मिलने लगा, है ना। हमको उसके अंदर और ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें मिलने लगी। फिर सोशियोलॉजी को आप माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल दोनों पे पढ़ोगे। माइक्रो एंड मैक्रो मीन्स एट द लेवल ऑफ फैमिली टू द लेवल ऑफ नेशन, यूनिवर्स एंड सोसाइटी, ग्लोबल सोसाइटी। हमें सोशियोलॉजी को एक क्रिटिकल और रिफ्लेक्सिव डिसिप्लिन के रूप में भी समझना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभार सोशियोलॉजी बाकी सारे और जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं उनकी क्रिटिक्स भी अपने साथ लेकर आती है, कभी कभार उनके रिफ्लेक्सिविटी अपने साथ लेकर आती है। ये मैंने माइक्रो लिस्टिंग करी है, इसलिए जो आपका जो नॉर्मल सिलेबस है यहाँ पर हो सकता है कि कुछ शब्द थोड़े से अलग लग जाएं। जब हम यूनिट नंबर 2 की तरफ शिफ्ट होते हैं, तो आप ये समझ लो कि आपको सबसे पहले सोशियोलॉजी एज अ साइंस अंडरस्टैंड करना है। देखो, सोशियोलॉजी अभी तक उभर रही थी। सोशियोलॉजी ने चैप्टर नंबर 1, यूनिट नंबर 1 के अंदर अपने आप को कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रूफ किया। सोशियोलॉजी यहां पर अपने आप को प्रूफ कर रही थी दैट आई एम अ सब्जेक्ट, मैं एक सब्जेक्ट हूं। तो सोशियोलॉजी बताई थी, भाई देखो मेरा ऐसे ऐसे जन्म हुआ और मेरे सब्जेक्ट मैटर ये हैं, दिस इज माय स्कोप, मैं फैमिली, सोसाइटी और ये सब पढ़ाती हूँ। उसने बताया कि बाकी सारे सोशल साइंसेस से मैं अलग क्यों हूँ, क्योंकि भाई सोशियोलॉजी को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं बाकियों से अलग क्यों हूँ, तभी तो उसे एक नया सब्जेक्ट के रूप में एक्सेप्ट किया जाएगा।
फिर उसने ये भी बताया कि भाई देखो, मैं सिर्फ थ्योरी नहीं हूं, मेरे पास एम्पेरिकल डेटा है, मैं माइक्रो से मैक्रो लेवल तक, सारे लेवल तक आपको दिखा सकती हूं। दिस इज व्हाट सोशियोलॉजी डिड। अब दूसरा सवाल सोशियोलॉजी से, जब बाकी जो सब्जेक्ट मैटर थे वो नहीं सोशियोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहे थे, तो उन्होंने सब्जेक्ट सोशियोलॉजी से एक सवाल पूछा। क्या पूछा? भाई कि तुम साइंस हो या नॉन साइंस हो, सोशल साइंस हो, क्या हो? तो सोशियोलॉजी ने बोला भाई, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि मैं एम्फेरिकल डेटा का इस्तेमाल कर रही हूं, तो कोई भी चीज अगर एम्फेरिकल डेटा का इस्तेमाल करेगा तो वो साइंस होगी। सोशियोलॉजी प्रूव्ड एंड सोशियोलॉजी ने बोल दिया कि आई एम अ साइंस। तो यूनिट नंबर 2 में आपको यह प्रूफ करवाना है कि भाई सोशियोलॉजी साइंस है। अब सोशियोलॉजी साइंस है, सबसे तो साइंस का सबसे पहला नियम क्या है? जब भी आप कोई भी चीज को मान लो हम साइंस कह रहे हैं, पहला नियम क्या है साइंस का? साइंस मीन्स इट हैव साइंटिफिक मेथड्स, है ना भाई? साइंस है तो साइंटिफिक मेथड है, उसमें लॉजिक होने चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए। तो यहां पर हम लोग सबसे पहला सवाल यही कवर कर रहे हैं कि भाई सोशियोलॉजी एक साइंस है। तो साइंस एंड साइंटिफिक मेथड हम लोग कवर करते हैं, अलग अलग साइंस के कंपोनेंट्स से सोशियोलॉजी को एज अ साइंस प्रूव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि साइंस में हर एक चीज के पीछे फैक्ट्स होते हैं, साइंस में हर एक चीज के पीछे कुछ लॉजिक्स होते हैं, साइंस के पीछे ऑब्जेक्टिविटी होती है, साइंस के पीछे रैशनैलिटी होती है, और साइंस में हर एक चीज को प्रूफ किया जाता है विद वैलिडिटी। दिस इज व्हाट वी डू इन द चैप्टर नंबर 2.1। चैप्टर नंबर 2.2, पॉजिटिविज्म एंड इट्स क्रिटिक। अब जो ऑगस्ट काम्ट हैं, उन्होंने कहा यस, सोशियोलॉजी एक साइंस है। जैसे फिजिक्स है, ऑगस्ट कॉम्ट कह रहे हैं जैसे फिजिक्स है वैसे ही सोशियोलॉजी भी साइंस है। नो, ऑगस्ट कॉम्ट इस नजरिए में ये कह रहे हैं कि सोशियोलॉजी में भी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, हम कंक्लूड करते हैं, और फिर हम उसी चीज को जनरलाइज कर देते हैं। वी ऑब्जर्व समथिंग, वी कंक्लूड समथिंग, एंड देन वी जनरलाइज समथिंग। तो इससे ऑगस्ट कॉम्ट प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि सोशियोलॉजी एक साइंस है। फिर बात करें डर्काइम की। डर्काइम कह रहे हैं कि भाई देखो, बात यह है कि इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं अलग अलग तरीके के सोशल फैक्ट्स, और सोशल फैक्ट को हम लोग एक चीज के रूप में पढ़ते हैं। वी स्टडी इट एज अ थिंग, और उन थिंग्स के पीछे हम जो पढ़ा रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारी बैकिंग होती है डेटा की, इसीलिए ये भी एक साइंस है। इसके साथ साथ वेबर भी यहां पे आते हैं। वेबर कहते हैं ह्यूमंस आर नॉट रॉक। भाई, यू आर अ ह्यूमन, डेफिनेटली यू आर नॉट अ रॉक, कोई पत्थर तो हो नहीं। तो इसका मतलब यह है कि आप अगर एक ह्यूमन हो, देन देयर इज सम मोटिव बिहाइंड एवरी एक्शन यू डू। कोई भी काम अगर तुम करते हो दोस्तों, तो उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है, देयर इज सम रीजन बिहाइंड इट। तो यहां पर एक डिबेट नहीं उभर के आई कि क्या इसमें भी हम लोग ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं? क्या समाज को ऑब्जर्व करते समय भी हम लोग एक वैल्यू न्यूट्रल आइडेंटिटी रख सकते हैं? यह बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आया, क्या हम ये रख सकते हैं? इसका अगर जनरली मुझसे आंसर पूछो तो आंसर इतना ही रहेगा कि सोशियोलॉजी इज नॉट फिजिक्स। सोशियोलॉजी फिजिक्स तो है नहीं, इट्स अ रिफ्लेक्सिव साइंस। जो मैं यहां पे वर्ड यूज कर रहा हूं,
वो है इट इज अ रिफ्लेक्सिव साइंस. Reflexive science. And this is what UPSC loves to ask. Weber versus Becker. तो कंपैरिजन पॉइंट आपके लिए क्रिएट होता है जिसको आप मेंस एग्जामिनेशन में यूज कर सकते हो. तो आप इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी लेकर आते हो एंड द क्रिटिक टू द साइंटिफिक मेथड. खास बात यह है कि पूरे सोशियोलॉजी के अंदर हम लोग अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं विद प्रूफ्स विद एवरीथिंग, हम उसके साथ उसका क्रिटिक भी साथ लेकर चल रहे हैं. ठीक है, हम साथ में उसका क्रिटिक भी लेकर चल रहे हैं. तो दिस इज द यूनिट नंबर 2. मूविंग ऑन टू द यूनिट नंबर 3. इसमें हम लोग बहुत सारे रिसर्च मेथड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. रिसर्च मेथड क्यों करने हैं? क्योंकि अभी हम कह रहे थे कि सोशियोलॉजी एक साइंस है और साइंस है तो उसके ऊपर एक रिसर्च होनी चाहिए. साइंस है तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी. देखो भाई, अलग अलग मेथड्स के बिना सोशियोलॉजी अधूरी है. फिर आप कैसे बोलोगे कि वो एक साइंस है? जब तक आप कोई रिसर्च मेथड्स नहीं होंगे, हमारे पास कोई टूल्स नहीं होंगे, तो हम कैसे बोलेंगे कि ये साइंस है? भाई बिना कोई टूल्स के हम तो बस एक ओपिनिएटेड वर्जन दे देंगे कि भाई सोशियोलॉजी एक साइंस है. वी डोंट वांट टू गिव एनी ओपिनिएटेड वर्जन. ठीक, तो हम लोग अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट क्वालिटेटिव है ना एंड क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव मीन्स यहां पर वी विल बी फोकसिंग ऑन नंबर्स, है ना. क्वांटिटेटिव का मतलब होगा नंबर्स. जब मैं बात करूंगा क्वालिटेटिव, ठीक, व्हेन आई टॉक अबाउट क्वालिटेटिव, तो उसके अंदर हम लोग अलग अलग तरीके के जैसे इंटरव्यू, एथनोग्राफी, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, कंटेंट एनालिसिस, इन सारे अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करना सीखते हैं. डेटा कलेक्शन टेक्निक, कि भाई आपको डेटा कलेक्ट करना है तो आपकी टेक्निक्स होनी चाहिए कि आप इंटरव्यू ले रहे हो, गाइड ले रहे हो, सेंसस के रूप में कनेक्ट कर रहे हो, सैंपल सर्वे कर रहे हो, आप किन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो. और यहीं पे हम लोग अलग अलग सैम्पलिंग डिज़ाइंस करते हैं, है ना, कि किन किन स्टैट्स मेथड्स का आप लोग यूज़ करोगे. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, रैंडम होगी, स्ट्रेटिफाइड होगी, तो इस तरीके से सैम्पलिंग का इस्तेमाल करते हैं. वन ऑफ द की कंसेप्ट इन एनालिसिस, जैसे वैलिडिटी वर्सेस रिलायबिलिटी वर्सेस ऑब्जेक्टिविटी. सैम्पलिंग का मतलब होता है आपने रैंडम सैंपल लिया है, स्नोबॉल सैंपल लिया है, स्ट्रेटिफाइड सैंपल लिया है, कितना बड़ा आपका सैंपल है जिससे कि आप एक जनरलाइज्ड ऑब्जर्वेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हो. भाई आप एक बहुत छोटा सा सैंपल लोगे, उसको ऑब्जर्व करोगे, वहाँ से डेटा निकालोगे और फिर वहाँ से अपना एक वर्डिक्ट हो दोगे जिसका एक जनरलाइज्ड आंसर होगा, वो आप यहाँ पे पढ़ते हो. देखो इसके कुछ रियल एग्जांपल्स भी हमारे सामने हैं, जैसे एनएसएसओ है, सेंसस है, एसर की रिपोर्ट्स हैं, वो भी तो यही काम करते हैं. तो हम की कंसेप्ट्स देखेंगे. लास्ट हम और कुछ कंपैरेटिव मेथड्स देखते हैं कि एक ही थ्योरी को, एक ही चीज़ को हम लोग और कैसे कंपेयर कर सकते हैं. ना यहाँ तक देखो, अभी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के अंदर सबसे पहले ये समझा कि सोशियोलॉजी एक डिसिप्लिन है, एक सब्जेक्ट है. हमने प्रूफ किया कि वो सब्जेक्ट कैसे है. दूसरे में हम लोगों ने देखा कि भाई वो एक साइंस है, फिर हमने प्रूफ किया कि ये साइंस क्यों है. तीसरे में अगर वो साइंस है तो उसके कुछ रिसर्च मेथड्स, कुछ बेसिक टेक्निक्स होंगी जिसकी मदद से आप ये कह रहे हो कि ये साइंस है. या जो भी सोशियोलॉजी व्यक्ति पढ़ रहा है, अगर वो किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको कुछ रिसर्च मेथड्स पता होने चाहिए जिनका इस्तेमाल वो व्यक्ति कर सकता है और उनके इस्तेमाल से ये समझ सकता है, समझा सकता है कि इस चीज़ को इन इन टेक्निक से ऑब्जर्व करना है और फिर डेटा कलेक्ट करके एक अपना वर्डिक्ट दे सकता है. बिकॉज वही वर्डिक्ट एक जनरलाइज्ड थ्योरी बनती है जो आपके सामने आती है. यहां तक हम लोग सोशियोलॉजी को सिर्फ सब्जेक्ट के रूप में प्रूफ करने में ही लगाते रहे.
बड़े आसान सवाल आते हैं यहाँ से। एंड लेट मी टेल यू, वेरी वेरी डायरेक्ट क्वेश्चंस, मतलब जो आप पढ़ोगे ना सोशियोलॉजी में, वहीं से ही आपको डायरेक्ट सवाल यहाँ से देखने को मिलेंगे। फ्री फंड के मार्क्स हैं इन वाले इलाकों से। इसके बाद वी बिगिन विद द थिंकर्स। नाउ मेरे ये फेवरेट हैं, बिकॉज मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि थिंकर्स को आपको टिप्स पे रटवा दिए जाए। मतलब जितने भी बच्चे मेरे से सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, उनकी टिप्स पे होते हैं थिंकर्स। उनको पता होता है कि कौन सा थिंकर क्या कह रहा है। क्यों भाई? आपको थिंकर को समझने के लिए थिंकर जैसा सोचना पड़ता है। जैसे आपके आसपास लोग हैं, आपको पता है कि वो व्यक्ति ऐसे सोच रहा होगा। सोचते नहीं हो कि मेरी, मतलब अब मैंने ये काम कर दिया कोई, तो वो व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। क्यों? तुम्हें उसके ट्रेड्स पता हैं। इन अ वेरी सिमिलर मैनर, जो सोशियोलॉजिकल थिंकर्स हैं, अगर आप उनको अपने जीवन में कुछ देर उतार लो, उस 2-3 घंटे की एक क्लास के अंदर अगर आप ढंग से उतार लो, आपको उसके जीवन के बारे में, बाकी सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिल जाए, तो आप अपने आप बता सकते हो कि सिचुएशन में वो थिंकर क्या कहेगा, क्या सोचेगा, क्या कार्य करेगा। मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे सबसे पहला थिंकर जो आपको कवर करना होता है वो है कार्ल मार्क्स। कोई व्यक्ति नहीं है जिसने इस व्यक्ति का नाम ना सुना हो। यूपीएससी में एक फॉर्मूला है, थिंकर नहीं आए तो सवाल अधूरा है। मतलब अगर सोशियोलॉजी के अंदर आपको मार्क्स चाहिए, तो यकीन मानो कोई भी सवाल है उसमें आपको थिंकर्स को इंक्लूड करना है, और थिंकर्स ही बच्चों को सबसे मुश्किल लगते हैं और ये सबसे आसान होते हैं। एज अ टीचर कह रहा हूँ, ये सब सच्ची में सबसे आसान होते हैं। ना कार्ल मार्क्स के बारे में बात करें, देखो, हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म पहला कंसेप्ट है जो आपको कार्ल मार्क्स के अंदर पढ़ना होता है। इसका मतलब यह है कि सोसाइटी मूव्स विद द हेल्प ऑफ क्लास कन्फ्लिक्ट्स, है ना, कि भाई अलग अलग क्लास कन्फ्लिक्ट होगा, और क्लास कन्फ्लिक्ट होगा तो हमारे सामने एक नई सोसाइटी बनती हुई हर बार नजर आएगी। मतलब आज तक चाहे जितने भी समाज बने हैं, एक समाज पक गया होगा, क्लास कन्फ्लिक्ट हुए होंगे, क्योंकि हर एक समाज में एक जैसे लोग नहीं रह सकते। धीरे 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 उनमें विभाजन आ जाता है और फिर वो आपस में लड़ते हैं, तो क्लास कन्फ्लिक्ट होता है और फिर एक नया समाज हमारे सामने आता है। क्लास स्ट्रगल और क्लास कॉन्शियसनेस यहीं से ही इवॉल्व होती है ना। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में एलियनेशन मतलब कि आप के हाथ से वो चीज़ छूट गई जो आपके पास थी। यू बिकम एलियन टू इट। एलियनेशन का सिंपल मतलब, अभी तो हम लोग सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं बहुत क्रिस्प समझाने की अगर कोशिश करूं तो लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर वर्क, दिस इज एलियनेशन। यू फील एलियनेटेड, आपका ही अधिकार नहीं है उस काम पे जो आप कर रहे हो। देन वी ऑल्सो अंडरस्टैंड बेस सुपरस्ट्रक्चर मॉडल अंडर कार्ल मार्क्स। ठीक है, इसको हम लोग ट्राइंगल थ्योरी में एक बच्चों को पढ़ाता हूँ, और वहाँ से हम लोग बेस और सुपरस्ट्रक्चर मॉडल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, दैट इज क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ। क्लास इन इटसेल्फ वर्सेस क्लास फॉर इटसेल्फ। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं जब आप ये पढ़ते हो ना, समाज के प्रति आपका देखने का नज़रिया बदल जाता है। आते हैं एमाइल डर्कहाइम पे। एमाइल डर्कहाइम ने सोशल फैक्ट्स क्रिएट किए। बेसिकली एमाइल डर्कहाइम एक्सटर्नल और कोवर्सिव चीज़ें जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर एमाइल डर्कहाइम की एक थ्योरी है द डिवीजन ऑफ लेबर, मैकेनिकल वर्सेस ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। इसमें हम सुसाइड स्टडी करते हैं। कार्ल मार्क्स ने सुसाइड के ऊपर एमाइल डर्कहाइम ने सुसाइड के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर बातें कही हैं, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि सुसाइड के अंदर इंडिविजुअल से ज़्यादा समाज का रोल रहता है, सोसाइटी का रोल रहता है। देन यू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग रिलीजन, समथिंग जो कि सेक्रेड है, समथिंग जो कि प्रोफेन है ना, सेक्रेड वर्सेस प्रोफेन। एंड व्हाट इज कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। धर्म असलियत में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ही है। सब लोग जिस चीज़ को मानने लगे,
सब लोग एक पत्थर को भी मानने लगेंगे तो उस पत्थर में हम लोगों को भगवान दिखने लगेंगे। सिंपली दिस इज कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। हम एक और थिंकर के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज मैक्स वेबर। मैक्स वेबर मोर और लेस पॉलिटिकल सोशलॉजिस्ट ज़्यादा हैं, तो इसमें हम लोग सोशलॉजिकल एक्शंस, अथॉरिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, चैरिस्मेटिक अथॉरिटी, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, लीगल रैशनल अथॉरिटी। क्योंकि अथॉरिटी हर व्यक्ति है। आपके घर में मान लो आपके पापा अथॉरिटी हैं, है ना। आपके पापा मान लो फॉर एग्जांपल किसी एक व्यक्ति को मानते हैं, है ना, इन टर्म्स ऑफ सोशल रिलीजियस थिंग्स, तो वो अपने आप में उनकी एक अथॉरिटी है। या आप किसी एक्टर, इन्फ्लुएंसर या किसी टीचर को बहुत ज़्यादा मानते हो, तो उसकी एक चैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी है जिसकी वजह से आप उसकी अथॉरिटी पे बिलीव करते हो। तो टाइप्स ऑफ अथॉरिटी हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। देन वी ऑल्सो अंडरस्टैंड रिगार्डिंग प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड कैपिटलिज्म, ठीक। एज वेल एज बेसिकली प्रोटेस्टेंट एथिक्स का मतलब ये है, हमें समझना है कि वाई कैपिटलिज्म एमर्ज्ड इन दी वेस्ट। फिर हम एक आइडियल टाइप सोसाइटी समझेंगे एंड वेस्टर्न मैथोलॉजी, वेरी इंटरेस्टिंग। सिंपल मतलब है अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम विद इन। हम लोग हर चीज़ को अंदर से कैसे समझेंगे। फिर टालकॉट पार्सन्स के अंदर 3 और सब सब्जेक्ट्स आते हैं। इसमें एक AGIL मॉडल पढ़ते हैं हम लोग। भाई कोई भी सोशल सिस्टम है उसके अंदर आपको यह समझना पड़ेगा दैट यू नीड टू अडेप्ट गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेट एंड लेटेंसी। दिस इज द AGIL मॉडल, इसको हम लोग समझते हैं। फिर पैटर्न वेरिएबल्स, इसके अंदर देयर आर डिफरेंट चॉइसेस, है ना, जो कि एवरी पर्सन हु इज एक्टिंग इन अ सोसाइटी विल मेक। कि एक व्यक्ति के सामने मान लो 10 चॉइसेस हैं, तो वो कैसे वो चॉइस की तरफ पहुंच रहा है, वो पैटर्न वेरिएबल्स में पढ़ते हैं। देन वी अंडरस्टैंड सोशल सिस्टम एंड सब सिस्टम्स। रॉबर्ट के मर्टन के अंदर हम लोग मैनिफेस्ट वर्सेस लेटेंट फंक्शन, एक एनोमी थ्योरी है, एक रेफरेंस ग्रुप्स हैं, इनको समझते हैं। सिमिलरली मीड ने कोशिश करी है आई एंड मी को समझाने की। बेसिकली मीड इज सेइंग दैट सेल्फ इज ऑलवेज सोशल। मीड इज शोइंग दैट सेल्फ इज ऑलवेज सोशल। PYQ हमेशा यहां से बनते हैं, ऑलवेज यू नीड टू इंसर्ट थिंकर्स इन कंपैरिजन। जैसे कार्ल मार्क्स को डर्काइम से कंपेयर किया, वेबर को पार्सन्स से कंपेयर किया, तो एक तरीके का गोल्ड कंटेंट बन जाता है आपके लिए। दिस बिकम अ गोल्ड कंटेंट। आपको समझ में आ जाता है कि भाई क्यों हम ये पढ़ रहे हैं। तो जितना जितना मैंने आपके यहाँ पर लिखा है ना, और इसकी आपको PDF भी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया है। मेजर मकसद मेरा आपको ये समझाने का ये है कि देखो थिंकर्स में एक सिलेबस एक्सप्लेनेशन में उसकी एक थ्योरी भी अगर एक्सप्लेन करने जाऊंगा देन इट विल टेक अराउंड 45 to 50 मिनट्स। और हर थ्योरी इतनी इंटरेस्टिंग है, इतनी मज़ेदार है कि आपको नींद नहीं आएगी। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ बच्चों ने वो चीज़ एक्सपीरियंस करी है। सी, मैं ये बिलीव करता हूँ कि दैट आई एम नॉट अ ओल्ड सोशोलॉजी टीचर, आई एम अ काइंड ऑफ अ टीचर जो आपको सोशोलॉजी को आज के ज़माने में जीना सिखाएगा और वहीं से आपके मार्क्स बनेंगे। हम लोग जब यूनिट नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी नेचुरल नहीं। सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है वो नेचुरल नहीं है, इनइक्वालिटी बनाई गई है, ठीक है, वो स्ट्रक्चर्ड है। तो इसके अंदर आपको अलग अलग कंसेप्ट समझने पड़ेंगे, इक्वालिटी का, इनइक्वालिटी का, हायरार्की का, सोशल इंक्लूजन, मार्जिनलिटी। और इसको ना अलग अलग डायमेंशंस में समझना पड़ेगा कि क्लास क्या रोल प्ले कर रही है, कास्ट क्या कर रही है, एथनिसिटी क्या कर रही है और जेंडर क्या कर रहा है। फिर इसके अंदर अलग अलग थ्योरीज आती हैं, जैसे डेविस और मोर की स्ट्रेटिफिकेशन थ्योरी, क्योंकि स्ट्रेटिफिकेशन की वजह से डेविस और मोर कहते हैं कि यहां से हमको मेरिट चाहिए। सिमिलरली वी हैव कार्ल मार्क्स। मार्क्स कह रहे हैं कि इनइक्वालिटी इसलिए है जिससे कि प्रोडक्शन के ऊपर कंट्रोल कर सके। कार्ल मार्क्स ये कह रहे हैं कि इनइक्वालिटी की वजह से ही जो गरीब तबका है उसे दबाया जाता है, उसके ऊपर कंट्रोल रखा जाता है। वेबर थोड़े अलग हैं। वेबर कहता है कि भाई क्लास, स्टेटस और पार्टी
ये तीनों असलियत में ट्रू स्ट्रेटिफिकेशन है। देन वी मूव ऑन टू मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब कि आप क्या, इन सारी जो स्ट्रेटिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ी, स्ट्रेटिफिकेशन मतलब ये समझो एक तरीके की सीढ़ियां हैं। क्या हम इस सीढ़ियों में ऊपर नीचे जा सकते हैं? क्या हमारा स्टेटस ऊपर नीचे हो सकता है, क्लास ऊपर नीचे हो सकती है, पार्टी ऊपर नीचे हो सकती है? तो मोबिलिटी भी हॉरिजॉन्टल भी होगी, वर्टिकल भी होगी, इंटर जनरेशनल होगी, इंट्रा जनरेशनल होगी, स्ट्रक्चर्ड होगी और इंडिविजुअल की होगी। अब इसको देखो, इसको हम लोग पेपर नंबर 2 जब मैं आपके लिए डिकोड करूंगा तो भी हम लोग यहां पे यूज करेंगे इसको, जैसे दलित मोबिलिटी, अर्बन कास्ट, ब्राह्मणाइजेशन, ये मोबिलिटी ही है। यूनिट नंबर 6, वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ। देखो ऐसे समझो कि हम लोग फैक्ट्री से शुरू हुए थे और आज का जमाना है फ्रीलांस वर्कर का। तो फैक्ट्री से शुरू हुए, फ्रीलांस वर्कर तक आ गए, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो काम है वो असलियत में आपकी आइडेंटिटी है। द वर्क यू डू इज योर आइडेंटिटी। द वर्क यू डू इज योर आइडेंटिटी। हम प्रिमिटिव सोसाइटी से स्लेव से फ्यूडल से कैपिटलिस्ट और अब फिर पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड नाउ मॉडर्न सोसाइटी की तरफ शिफ्ट हुए, तो हम लोग अलग अलग तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम समझेंगे और मूड्स ऑफ प्रोडक्शन कैसे चेंज हुए हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने पीछे मार्क्स के बारे में पढ़ लिया है, अलग अलग थ्योरीज पढ़ लिए हैं। हम उन अलग अलग थ्योरीज जो हम लोगों ने अलग अलग थिंकर्स की पढ़ी हैं, अब हम उनकी एप्लीकेबिलिटी पे जाएंगे, वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ में अलग अलग थिंकर्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। मार्क्स कहते हैं कि एलिनेशन थ्योरी को आप मूड्स ऑफ प्रोडक्शन पे यूज़ करो। एक लेबर कोई भी सामान प्रोड्यूस करती है तो ऐसा तो है नहीं कि वो उस प्रोडक्ट के ऊपर सामान अपना हक बताती है। एक बहुत छोटी सी बात बोलूँगा, जो व्यक्ति आपका घर बनाता है हो सकता है कि वो खुद किराए पे रहता हो या उसके पास घर भी ना हो। तो यहाँ पर डिसकनेक्शन फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। डिवीजन ऑफ लेबर पे आ जाओ, डरकाइम बोलेंगे द वर्क बाइंड्स द सोसाइटी। भाई काम ही है, इट इज द वर्क दैट बाइंड्स सोसाइटी। वेबर बोलेंगे कि भाई ये जितनी भी चीजें कर रही हैं वहीं से ही ब्यूरोक्रेसी भी उभर के आई है। भाई ब्यूरोक्रेसी में भी अलग अलग चीजें हैं। ब्यूरोक्रेसी एफिशिएंसी है पर रूल्स के साथ, बट ब्यूरोक्रेसी को मैं आयरन केज भी कह सकता हूँ। जैसे आप ऊबर ड्राइवर का एग्जांपल लो, वो फॉर्मल है नहीं, डिलीवरी बॉयज तो खुद एनोमी फील करते हैं, जो सामान डिलीवर कर रहे हैं खा तो सकते नहीं। वैसी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो वी अंडरस्टैंड डिफरेंट काइंड ऑफ लेबर मार्केट ऑल्सो। तो ये हमें किस सेक्शन में पढ़ना है? अंडर यूनिट नंबर 6, वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ। अब हम लोगों ने थ्योरी में वर्क और इकोनॉमिक लाइफ को अलग अलग थिंकर्स के नज़रिए से पढ़ा। अब हम उसी चीज़ को पावर डायनामिक्स में समझेंगे। अब उसी सेम चीज़ को हम लोग पॉलिटिक्स और सोसाइटी में समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर हमको पावर पिरामिड समझना है, फ्रॉम ढैल टू ल्यूक्स। We need to understand from Dhal to Lukes. देखो सोशियोलॉजी लुक्स एट पावर फ्रॉम सोसाइटीज लेंस। याद रखना, सोशियोलॉजी लुक्स पावर, ताकत को हम समझने की कोशिश करते हैं समाज के नज़रिए से। तो अलग अलग थ्योरीज आई। 1 डायमेंशनल थ्योरी ढैल ने दी, 2 डायमेंशनल थ्योरी बिशरैक और बराट्स ने दी, 3 डायमेंशनल स्टीवन ल्यूक्स ने दी। बेसिकली 1D ढैल कहते हैं हु विंस, 2D बचाट कहते हैं कि भाई हु सेट्स द एजेंडा। जो एजेंडा है वो कौन सेट कर रहा है। व्हेन वी टॉक अबाउट 3 डायमेंशनल, हम ये कह रहे हैं कि हु कंट्रोल्स योर बिलीफ। यहीं पे हम लोग वेबर को भी यूज करेंगे अलग अलग टाइप ऑफ डोमिनेशन को अंडरस्टैंड करने में।
डोमिनेशन, जैसे पहले राजाओं की डोमिनेशन थी, ट्रेडिशनल डोमिनेशन, फिर चरिस्मेटिक डोमिनेशन आ गई, लोग मसीहा को या किसी रिलीजियस लीडर्स को फोकस करने लगे, एंड देन लीगल रैशनल। लीगल रैशनल मतलब ब्यूरोक्रेट्स ना, ब्यूरोक्रेट्स आर लीगल रैशनल। तो टाइप्स ऑफ अथॉरिटी हम लोग समझेंगे और इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे हमारी सिविल सोसाइटी में, प्रेशर ग्रुप में, प्रोटेस्ट मूवमेंट्स में। अब जैसे इसमें हम लोग करंट अफेयर भी लिंक करेंगे, इसमें हम लोग करंट अफेयर लिंक करेंगे, जैसे CA, LGBTQ, इनको जब हम अपनी आंसर राइटिंग में इन्वॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर राइटिंग इन्हेंस हो जाएगी और ब्यूटीफुल हो जाएगी कि पॉलिटिक्स और सोसाइटी कैसे इन्फ्लुएंस करती है। अब आपने वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ समझ ली, अब आपने पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी के अंदर देख लिया। नाउ व्हाट इज द वर्क? द वर्क इज टू यूज इट टू अंडरस्टैंड रिलीजन एंड सोसाइटी। तो चाहे एमाइल डर्काइम है, वेबर है, मार्क्स हैं, इन्होंने जो रिलीजन के बारे में बोला है, जैसे डर्काइम का टोटमिज्म या मोरल इंटीग्रेशन। टोटमिज्म को अगर मैं बहुत छोटे समझाऊं, आपके कोई ना कोई कुल देवता, कुल देवी, या आप किसी न किसी जानवर को बहुत ज़्यादा मानते होगे, है ना, इस तरीके से आप लिंक करते होगे। याद रखो दोस्तों, R इक्वल्स टू I क्यूब। I क्यूब का मतलब मैं कहता हूँ, इट मीन्स रिलीजन हेल्प यू टू इंटीग्रेट, रिलीजन is a part of ideology and religion is a part of identity। रिलीजन इन तीनों चीज़ों के ऊपर फोकस करता है, ठीक। तो डर्काइम सैक्रेड वर्सेस प्रोफेन, कौन सी चीज़ सैक्रेड है, कौन सी चीज़ प्रोफेन है, जो नॉन सैक्रेड बेसिकली। मार्क्स कहते हैं भाई रिलीजन के बारे में, मार्क्स की तो एक बहुत फेमस लाइन भी है, दैट मार्क्स सेज दैट रिलीजन is the opium of masses. What is religion? Religion is the opium of masses. वेबर कहते हैं religion is ethics। तो इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और रिलीजन मॉडर्न सोसाइटी में कैसे इवॉल्व हो रहा है। सेक्युलराइजेशन, रैशनलाइजेशन, फंडामेंटलिज्म, रिलीजियस रिवाइवलिज्म, प्लूरलिज्म, साइंस और रिलीजन्स के बीच में डिबेट। और इसके अंदर हम लोग करंट एग्जाम्पल भी इंक्लूड करेंगे, दैट फॉर एग्जाम्पल जैसे साबरीमाला केस हुआ अयोध्या के अंदर, हम लोगों ने देखा, या हिजाब के ऊपर जैसे केसेस आते हैं। तो आप यहाँ पे जब इन्वॉल्व करते हो तो रिलीजन एंड सोसाइटी में आपको थिंकर्स को पढ़ना है और उनके साथ मॉडर्न सोसाइटी को क्लब करना है। यूनिट नंबर 9, द सिस्टम ऑफ किनशिप। किनशिप का मतलब है योर फैमिली, योर रिलेशंस। किनशिप मीन्स योर ब्लड रिलेशन, बट आजकल किनशिप बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गई है। तो आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, फैमिली, हाउस होल्ड, किनशिप, है ना भाई, जॉइंट फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली है, आजकल तो लिव इन हो गए हैं, सेम सेक्स कपल हो गए हैं, सरोगेसी फैमिलीज हो गई हैं, सिंगल पेरेंट फैमिलीज हो गई हैं। तो चीज़ें बहुत इवॉल्व हो रही हैं। टाइप्स ऑफ मैरिजेस, मोनोगेमी, पॉलीगेमी, पॉलीएंड्री, एंडोगेमी। आजकल तो लोग सेल्फ मैरिजेस कर रहे हैं, तो करंट अफेयर है, उसको यहाँ पे आपको इंक्लूड करना है। Then you need to understand regarding patriarchy, matriarchy, bilateral और अलग अलग किनशिप टर्मिनोलॉजीज। अब इसमें ना हमको अलग अलग पर्सपेक्टिव पढ़ने हैं। पर्सपेक्टिव मतलब जैसे फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव क्या कहता है मैरिज को लेकर या पैट्रियार्की को लेकर, ना फंडामेंटल या न्यूट्रल पर्सपेक्टिव क्या कहते हैं, LGBTQ की क्या अपनी परिभाषा है इन चीज़ों को लेकर। आखिरी चैप्टर जो है वो है सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी। इसमें हम अलग अलग थ्योरीज पढ़ेंगे। सोशल चेंज, Comte talks about evolution, Parsons talk about functionalist, Marx talk about conflicts, Toynbee talks about cyclic। इस तरीके से हम लोग अलग अलग थ्योरीज को अंडरस्टैंड करते हैं और समाज में जो बदलाव आ रहा है वो किन कारणों से आ रहा है, चाहे वो मॉडर्नाइजेशन है, वेस्टर्नाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, तो हम उन चीज़ों को भी अंडरस्टैंड करेंगे। बेसिकली टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, मीडिया, मूवमेंट्स, जितनी भी चीज़ें हैं हम उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। जैसे मान लो ChatGPT है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, भाई वो सभी तो चेंज ला रहे हैं। तो दिस इज व्हाट वी डू गाइस, दिस इज द टोटल सिलेबस ऑफ सोशियोलॉजी। मतलब आप समझो कि सबसे पहले सोशियोलॉजी को प्रूफ किया कि ये सब्जेक्ट है, फिर हम लोगों ने ये प्रूफ किया कि ये साइंस है, फिर हम लोगों ने देखा ये साइंस है तो उसके अलग अलग मेथड होंगे। मेथड देखे तो हम इसमें अलग अलग थ्योरी जो कि इम्पोर्टेंट लोगों ने
इम्पोर्टेंट पर्सन्स ने दी। अब इस थ्योरी को हम लोगों ने अलग अलग लेवल पे इम्प्लीमेंट किया, चाहे वो इकोनॉमिक लेवल हो, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल हो, चाहे वो रिलीजियस लेवल हो, चाहे वो और लेवल्स हो। और लास्ट में हम लोगों ने ये समझा कि समाज के अंदर जो बदलाव आ रहा है वो क्यों आ रहा है। दिस इज व्हाट पेपर नंबर 1 ऑफ सोशियोलॉजी डू। ठीक, एक और छोटी सी चीज दोस्तों, सोशियोलॉजी गोल्ड, एंड बिलीव मी, असली गोल्ड बहुत महंगा हो गया है, 1 लाख के आसपास पहुंच गया है, बट ये वाला गोल्ड आज भी सस्ता है। 10,000 रुपीज़ का ये छोटा सा गोल्ड कोर्स है मेरा। मेरे हर कोर्स के अंदर दोस्तों लिमिटेड सीट्स रहती हैं। व्हेन आई टॉक अबाउट लिमिटेड सीट्स मीन्स उससे ज़्यादा हम सीट्स एक्सक्लीड नहीं करते। 200 सीट्स आर ओनली अवेलेबल फॉर माई सोशियोलॉजी कोर्स। खास बात यह है कि इसके अंदर 4 सेशंस होंगे और एक वीकली टेस्ट होगा। एक हफ्ते में 4 सेशंस होंगे, एक वीकली टेस्ट होगा। इसके अंदर हम लोग सिलेबस के एक एक पॉइंट को कवर अप करेंगे, लाइव लर्निंग होगी, रिकॉर्डिंग सेशंस मिलेंगे, आपको मेंस आंसर राइटिंग के चीज़ें भी मिलेंगी। इवैल्यूएशन नहीं मिलेगा, बट आपके डिस्कशन होंगे कि आपको कैसे आंसर लिखने हैं। आपको नोट्स मिलेंगे, करंट अफेयर को कैसे लिंक करना है वो सिखाया जाएगा। मैं ये ट्रस्ट जताता हूँ, ये गारंटी देता हूँ कि ऐसा कोर्स आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। एंड दिस इज़ द प्राइस दैट इज़ इंट्रोडक्टरी इन नेचर। इफ़ यू वांट टू बाय इट, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में डिटेल लिखती हैं, एज वेल एज टेलीग्राम ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर लोगे, वहाँ से आपको डिटेल मिलेगी। अभी के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपके कोई और मन में सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर।